आइए एक बार फिर से बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम बिहार के प्रमुख जलप्रपात और जलकुंड को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो बिहार के जलप्रपात और जलकुंड है यह केवल प्राकृतिक द्वारा ही निर्मित है, यानी कि यूं कहें तो इसकी रचना स्वयं प्राकृतिक खुद ही किया है। मानव द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार का जलप्रपात और जलकुंड बिहार में नहीं है। क्लियर? ये जो बिहार में जलप्रपात और जलकुंड है केवल दक्षिणी भाग में, जहां पर कि अवशिष्ट पर्वतों और श्रेणियों का क्रम है वहां पे पाया जाता है। या यूं कहें कि दक्षिणी बिहार का जो कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया और आपका मुंगेर हो गया, इन्हीं सभी इलाकों में ये जलप्रपात और जलकुंड पाया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि ये जलप्रपात आखिरकार होता क्या है। जलप्रपात उसको कहते हैं जहां पर कि नदी का ढाल काफी तीव्र हो जाता है या अकस्मात तीव्र हो जाता है, तो पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, वो भी काफी तेज गति से। इस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात होने के लिए कुछ दशाएं होती हैं, जैसे कि नदियों के तल में कठोर चट्टानें होना चाहिए और जहां पे पानी गिरता है वहां पे नरम चट्टानें होना चाहिए। इस प्रकार से क्रमवार ढंग से कठोर और नरम चट्टानें होना चाहिए जलप्रपात बनने के लिए। बिहार में जितने भी जलप्रपात है वह केवल और केवल प्राकृतिक द्वारा रचित है। ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात नवादा में अवस्थित है, नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और यह कडोरमा पठार से कई चरणों में निकलती है। ककोलत जलप्रपात का ऊंचाई 47 मीटर है, जबकि जो मुख्य जलप्रपात है इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। वहीं पे दुर्गावती जलप्रपात जो कि कैमूर में है, दुर्गावती जलप्रपात 90 मीटर की ऊंचाई से खादम कोह में गिरती है। कहाँ? तो खादर कोह में। कर्मनाशा नदी पर भी एक जलप्रपात है जो कि बक्सर में पड़ता है, और यहीं पे ज्वारखुंड का छोटा जलप्रपात है जो कि फुलवरिया नदी पर पड़ता है। जलप्रपात या झरना एक ही होता है, तो ये होता क्या है? तब जब नदी का ढाल अकस्मात तीव्र हो जाता है या यूं कहें कि ऊर्ध्वाधर हो जाता है, तो पानी का वेग ऊपर से नीचे की ओर काफी तीव्र गति से गिरता है। इसी अवस्था को जलप्रपात या झरना बोलते हैं। मुख्य रूप से बिहार के कई हिस्सों में, खास करके दक्षिणी बिहार में क्या है तो बीभ्रंश घाटियों और कठोर चट्टानों से निर्मित अवशिष्ट श्रेणियों और पहाड़ियों का एक क्रम है। हमने क्या बोला कि दक्षिणी बिहार के कई हिस्सों में बीभ्रंश घाटियों और कठोर चट्टानों से निर्मित अवशिष्ट श्रेणियों और पहाड़ियों का क्रम है, जो कि इस जलप्रपात या झरना को जन्म देने के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध करवाती है। इसके लिए इसके तल में क्या होता है, यानी कि नदी के तल में कठोर एवं परतदार चट्टानें क्रमवार रूप में मिलती हैं, क्रमवार रूप में मिलती है। क्लियर हो गया? एक बार राउंड अप किए जाइए। देखिए हमने क्या बोला कि जलप्रपात या झरना किसको बोलेंगे, तो नदी का ढाल जब अकस्मात तीव्र हो जाए या यूं कहें कि ऊर्ध्वाधर हो जाए, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर काफी तीव्र गति से गिरता है। इस अवस्था को जलप्रपात या झरना बोलते हैं। बिहार के कई हिस्सों में, मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में क्या है तो बीभ्रंश घाटियों और कठोर चट्टानों से निर्मित अवशिष्ट श्रेणियों और पहाड़ियों का एक क्रम है, जो कि जलप्रपात को जन्म देने के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध करवाती है। तो हमने क्या समझा इससे कि इसके तल में कठोर एवं परतदार चट्टानें क्रमवार रूप में होना चाहिए। ये स्थिति जलप्रपात के लिए होती है। बिहार में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कि प्राकृतिक रूप में जलप्रपात या यूं कहें कि झरना पाया जाता है, जैसे कि ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा में है। नवादा से ये 16 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। क्लियर? अच्छा, ककोलत जलप्रपात ये कोडोरमा के पहाड़ी क्षेत्र से कई चरणों में नीचे उतरता है, और ये जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर है, जबकि मुख्य जलप्रपात की ऊंचाई 24 मीटर है। क्लियर? 47 मीटर इस जलप्रपात की ऊंचाई है,
जबकि मुख्य जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर। हमने क्या बोला कि कोडोरमा के पठारी क्षेत्र से कई चरणों में ये नीचे उतरती है और ककोलत जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि नवादा में है। नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में है और ये 47 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जिसकी मुख्य जलप्रपात की ऊंचाई 24 मीटर है। क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है दुर्गावती जलप्रपात और यह कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात 90 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। कहाँ पे? तो खादरपोह में ये नीचा गिरती है दुर्गावती जलप्रपात, और यह कैमूर में है। तीसरा है कर्मनासा नदी पर जलप्रपात, जो कि बक्सर में है, और यहीं पर ही जियारखुंड का छोटा जलप्रपात है, जो कि फुलवरिया नदी पे अवस्थित है। तो इस प्रकार से जो जलप्रपात है, 1 यूनिट उसको हमने कंप्लीट किया। अब आगे चलते हैं और समझते हैं जलकुंड को। साफ किए जाता हूँ। ये ऊपर है, ये देखिए, ऊंचे नीचे प्रदेशों में, खास करके बिहार में ऊंचा नीचा प्रदेश तो एक है, दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में क्या होता है? तो पारगम शैलों का एक ढाल पाया जाता है, जहां पर कि जल उपस्थित रहता है और यह जल समानांतर तल का निर्माण करता है, जिससे कि भूपृष्ठ पर उभरी पारगम शैल से ये जल नीचे से ऊपर आ जाता है, जिसको कि सोते या जलकुंड कहा जाता है। क्लियर? ये जो जलकुंड है, यह जलकुंड गर्म होता है, यानी कि नीचे से जो ऊपर ये जल आता है, ये क्या होता है? तो गर्म जल होता है। यहाँ का जल गर्म होता है। गर्म होने का कारण है कि इसका संबंध मृत ज्वालामुखीय पदार्थ से है। क्या है? तो गर्म होने का कारण इसका संबंध मृत ज्वालामुखीय पदार्थ से है। साथ ही गर्म होने के कारण क्या है? तो यहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ का अवस्थिति होना गर्म होने का मुख्य कारण है जल का। हमने क्या बात किया? हमने बात किया कि ऊंचे नीचे प्रदेशों में पारगम शैलों का एक क्रम पाया जाता है, उसमें जल उपस्थित रहता है। यह जल समानांतर तल का निर्माण करता है और भूपृष्ठ पर उभरी पारगम शैल से ये जल नीचे से ऊपर की ओर आता है, जो कि गर्म होता है। गर्म होने का कारण क्या है? तो इसका संबंध मृत ज्वालामुखीय पदार्थ से है। साथ ही साथ इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ की विद्यमानता होती है, इसी कारण यह जल गर्म होता है। खास करके इस जल में, गर्म जल में क्या होता है? तो खनिज लवण एवं यहाँ पे गंधक पाया जाता है, या जिसको सल्फर बोलते हैं, वो पाया जाता है। इस खनिज लवण और सल्फर के कारण यह जल औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि चर्म रोगियों के लिए यह जल उपयोगी होता है। क्लियर? हमने क्या बात कहा कि ये जो गर्म जल होता है, गर्म जल में मृत ज्वालामुखीय पदार्थ और रेडियो सक्रिय पदार्थ पाया जाता है, जिससे कि इसमें खनिज लवण और गंधक की मात्रा आ जाती है, जिसके कारण चर्म रोगियों के उपचार के लिए यह जल उपयोगी होता है। बिहार में कई सारे जलकुंड हैं, उसका क्रमवार ढंग से यहाँ पे हम लिखे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। मुख्य रूप से राजगीर और मुंगेर में है। राजगीर का बात करें तो यहाँ के जलकुंडों का तापमान 30 से लेकर के 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और मुंगेर के जलकुंडों का तापमान 30 से लेकर के 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ध्यान से समझिएगा। राजगीर में कई सारे जलकुंड है, जैसे कि सतधरवा या सप्तधारा की जलकुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, मकदम कुंड और नानक कुंड। क्या हमने बात कहा? हमने कहा कि सप्तधारा और सतधरवा का जलकुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, मकदुम कुंड और नानक कुंड। ये जो ब्रह्म कुंड है ना, ये ब्रह्म कुंड ये 7 मीटर लंबाई और चौड़ाई में फैला है। हमने क्या बात किया कि 7 मीटर इसकी लंबाई है और 7 मीटर इसकी ब्रीथ है, चौड़ाई है। क्लियर? और इसकी गहराई 1 मीटर है।
इसमें यह जल फैला हुआ है, अर्थात यह एक कुंड है जहां पर कि जल का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है और यह राजगीर में है। तो ब्रह्मकुंड एक एक्सेप्शन है, कहाँ पे? राजगीर में। आप इस बात को याद रखिएगा। बाकी का 30 से लेकर के 70 डिग्री के बीच इस जल का तापमान होता है। 30 से लेकर के 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इस जल का तापमान होता है। राजगीर में कौन कौन सा जलकुंड है, क्वेश्चन में पूछेगा। सप्तधारा या सतधरवा का जलकुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्मकुंड, मकदम कुंड और नाना कुंड। ब्रह्मकुंड के बारे में एक स्पेशल नोट लो के हमने लिखा है कि 7 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 1 मीटर। या दूसरा कुंड है मुंगेर में। मुंगेर में जो कुंड है उसका तापमान 30 से लेकर 58 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वैरी करता है। मुख्य रूप से लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड और गौतम कुंड है। हमने क्या बात कहा कि लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, गौतम कुंड और ऋषि कुंड ये कहाँ पे है? तो ये है आपका मुंगेर में। और यहाँ के जल का तापमान जो है 30 से 58 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। एक लक्ष्मण कुंड का स्पेशल कैटेगरी है, इसको हम स्पेशल कैटेगरी नोट बना के लिखे हैं कि लक्ष्मण कुंड के जल का तापमान 62 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है और ये कहाँ पे है? तो ये मुंगेर में है। तो इस प्रकार से जो हमारा जलप्रपात और जलकुंड वाला टॉपिक था वो यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।